नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में। हम एशिया महाद्वीप की चर्चा कर रहे थे। आज आपका पुनः स्वागत है एशिया क्लाइमेट में। एशिया का उच्चावच और कुछ अन्य फीचर्स, उसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हमने चर्चा की थी। आज बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है एशिया जलवायु। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि मैं आज आपको एशिया के जलवायु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो केवल प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जलवायु अपने आप में इतना एक ब्रॉड टॉपिक है जिसको इस 15 से 20 मिनट के टॉपिक में समझाया जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं आपको मोटे रूप से कुछ बताने का प्रयास करूँगा, उसको एक बार देखना। देखो, जलवायु क्या है? तो हमने जैसे पिछली कक्षाओं में भी आपने देखा है कि किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष में दीर्घकाल तक पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं का योग, और हम कहें कि योग से भी बड़ा एक टिपिकल कंपोजिट है उनका, तो उसको हम उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। विद्वानों ने इसको लगभग 30 से 35 वर्ष का एक ड्यूरेशन माना है। इस दौरान वहाँ की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उनका एक एवरेज कैसा रहता है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। ये जो जलवायु है उसको निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वो हैं तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवने, मेघाच्छादन की स्थिति। ये सब ऐसे तथ्य हैं जो किसी प्रदेश विशेष की जलवायु को निर्धारित करते हैं, और सबसे अधिक ये प्रभावित भी यही इनसे उसी का निर्धारण होता है। फिर कुछ तथ्य जो किसी प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। एक तो जलवायु के मूल तथ्य जिनसे जलवायु का निर्माण होता है, जैसे मैंने बताया ताप, दाब, आर्द्रता, पवनों की गति, पवने, मेघाच्छादन, ये होते हैं जो किसी मौसम के तत्व या वायुमंडलीय दशाएं हैं ये जो जलवायु को निर्धारित करती हैं। एक होती हैं किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या तथ्य, जैसे कि हम कह सकते हैं किसी प्रदेश का आकार कितना लंबा चौड़ा है, उसकी जलीय प्रकृति का है या स्थलीय प्रकृति का है, वहाँ जो सूर्य की किरणों की स्थिति कैसी रहती है, सूर्य की किरणें दिन भर तिरछी पड़ती हैं या वर्ष के अधिकांश समय में सूर्य की किरणों का तिरछापन वहाँ कैसा रहता है, वहाँ का उच्चावच कैसा है, वहाँ की चट्टानें कैसी हैं, वहाँ वनस्पति कैसी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ मौसमी दशाएं कैसी रहें, ये सब चीज़ें प्रभावित करती है वहाँ की क्लाइमेट को। तो हम मुख्य बिंदु पे आते हैं कि एशिया महाद्वीप क्षेत्रफलीय दृष्टि से काफ़ी बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। मैंने आपको बताया था कि लगभग 4.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला ये महाद्वीप है। तो अपने आप में इसका एक क्षेत्रफल बड़ा होना इसकी जलवायु की विभिन्नताओं को दर्शाता है। दूसरी चीज़ है इसके समीपवर्ती जो इसकी सराउंडिंग का चारों ओर का जो क्षेत्र है। मैंने बताया था इसके उत्तर में, इसके पूर्व में, इसके दक्षिण में, तीनों ओर ये महासागरों से घिरा हुआ है, तो ये भी इसकी जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसकी अवस्थिति कहाँ है? मैंने बताया था दोनों गोलार्धों में इसकी अवस्थिति है। 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसकी स्थिति है। तो इसकी स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से लेकर के उत्तरी गोलार्ध में 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, यानी यह भूमध्य रेखीय जलवायु से लेकर के टुंड्रा और टेंड्रा प्रकार की जो प्रदेश हैं कटिबंध उनमें ये है। तो ये निश्चित रूप से उसकी जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसका उच्चावच मध्यवर्ती भाग में हमने पहले देखा कि इसकी उच्च पर्वत श्रृंखलाएं और पठार स्थित हैं, तो ये भी इसकी जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों में बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके पश्चिम भाग में भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और अरब जो कंट्रीज़ हैं वहाँ डेजर्ट स्थिति है, ये इसकी जलवायु को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हमने देखी कि जलवायु को ये कारक हैं जिसका आकार कैसा है, इसके सराउंडिंग का एरिया कैसा है, इसके भूभाग जो हैं वो कैसे हैं, वनस्पति की स्थिति यहाँ कैसी है, इसका एक्सटेंशन कितना है, तो ये इसकी जलवायु को प्रभावित करने वाले तथ्य हैं। अब हम बताते हैं कि एशिया की जलवायु को जो विभाजित करने का कार्य है, अनेक विद्वानों ने इसको विभाजित करने का प्रयास किया है, जिसमें प्रमुख रूप से कोपेन का वर्गीकरण है। कोपेन ने एशिया महाद्वीप की जो जलवायु है उसको
मोटे रूप से 5 जो प्रदेश हैं उनमें डिवाइड किया और फिर उसके बाद में 11 छोटे भागों में उसने बताने का प्रयास किया। एक एक करके हम सबका देखेंगे तो हम यहीं कोपेन पे ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कोपेन को हम बाद में कभी जिक्र करेंगे। उसी प्रकार से थानफेल्ड ने भी एशिया की जलवायु का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। तो एशिया की जलवायु के 21 प्रदेश से थानफेल्ड ने बताए हैं। वैसे कुल मिला के विश्व की जलवायु के 32 डिवीज़न उन्होंने बताए, उनमें से 21 थानफेल्ड के अनुसार एशिया में हैं। इसके अलावा लाइड ने भी एशिया की जलवायु को प्रदर्शित करने का जो है वो प्रयास किया है कि लाइड ने 12 प्रकार की एशिया में बताई हैं। उसके अलावा स्टाम्प ने भी जो एशिया की जलवायु उसको 10 भाग बताए हैं। तो कुल मिला के अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से एशिया की जलवायु को, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में विश्व की तमाम जलवायु प्रदेश लगभग देखने को मिलते हैं। और इस आधार पे हम प्रमुख रूप से सामान्य जो क्लाइमेट रीजन है उनका थोड़ा थोड़ा करके एक बार अध्ययन करते हैं पहले, तो आपके एक पिक्चर उसमें कुछ समझ में आएगी कि एशिया में सामान्यतः कौन कौन सी जलवायु प्रदेश हैं। एशिया को सामान्य रूप से जलवायु प्रदेश है वो लगभग हमने इसको 10 क्लाइमेट रीजन जो हैं उसमें इसको हमने शामिल किया है। 11 प्रदेशों में हमने एशिया को या कुछ जगह 13। तो अब यहाँ हम जिक्र करेंगे कि एशिया के जो सामान्य वर्गीकरण है जो उसके भौतिक प्रदेशों को विशेष रूप से आधार मान के ये किया गया है, ये लगभग 13 जलवायु प्रदेश हैं। तो इन 13 का एक बार थोड़ा थोड़ा हम जिक्र करेंगे। ये 13 जलवायु प्रदेश जो हैं ये कौन से हैं। सबसे पहले मोटे रूप से मैं आपको बता देता हूँ कि एशिया महाद्वीप मैंने भी बताया था कि उष्ण कटिबंध, इसका दक्षिणी विस्तार जो है ये भूमध्य रेखा के काफ़ी आसपास है, इसलिए इसका दक्षिणी भाग है जो उष्ण कटिबंध में पड़ता है। इसलिए इसके उष्ण कटिबंध में होने से यहाँ उप प्रदेशों के रूप में कैसी कैसी जलवायु पाई जाती है। मोटे रूप से आपको बताऊँ भूमध्य रेखीय जलवायु, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास है इसलिए दशाएँ यहाँ उसी प्रकार की है। तापमान का अधिक होना, बरसात दिन में प्रतिदिन होना, और दिन की अवधि जो लगातार तेज़ धूप का यहाँ होना, और विक्षोभीय घटनाएं यहाँ लगातार होती रहती है। एक होता है मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु जो है यह भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में दोनों ही तरफ 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों में विशेष रूप से जो देखने को मिलती हैं। और एशिया महाद्वीप में तो विशेष रूप से मानसूनी जलवायु मिलती है, जो दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिम जो एशियाई प्रदेश हैं वह विशेष रूप से मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है। तो यहाँ एक मानसूनी जलवायु और एक उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ये आपको पता है जैसा कि दोनों ही गोलार्धों में महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग है वहाँ 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य मरुस्थल पाए जाते हैं। तो मैंने अभी आपको जो मोटे रूप से बताने का प्रयास किया था कि किसी प्रदेश का विस्तार किन अक्षांशों में है, ये उसकी जलवायु को तय करता है। अगर एशिया महाद्वीप का विस्तार 20 से 30 डिग्री अक्षांशों में नहीं होता तो निश्चित रूप से यहाँ उष्ण मरुस्थल नहीं होते, लेकिन ये 20 से 30 डिग्री जो अक्षांश हैं वहाँ होने के कारण इसमें उष्ण मरुस्थल हैं। ठीक भूमध्य रेखा के आसपास इसका विस्तार है, इसलिए यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु है। तो इस प्रकार से बेस को समझने का आप एक बार यहाँ प्रयास करें। दूसरा हम देखेंगे गर्म शीतोष्ण कटिबंध। गर्म और शीतोष्ण यानी इसका मध्यवर्ती अक्षांशों में भी विस्तार है, इसलिए यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु भी मिलती है, ईरान तुल्य जलवायु भी मिलती है, और तुरान तुल्य जलवायु भी मिलती है, और चीन तुल्य जलवायु भी यहाँ देखने को मिलती है, ये मध्य अक्षांशों में होने का। अब देखो शीतोष्ण कटिबंध के कुछ प्रदेश हैं, यानी एशिया महाद्वीप के अधिकांश जो पार्ट है, जैसे चाइना का उत्तरी भाग है, रूस के अधिकांश भाग हैं, तो ये जो प्रदेश हैं यहाँ शीत ऋतु की प्रधानता है, इसलिए वहाँ जो जलवायु मिलती है उसको शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के प्रदेश हैं। उनमें हम देखते हैं कि मंचूरिया तुल्य जलवायु, तिब्बत तुल्य जलवायु, अल्टाई तुल्य जलवायु और प्रेरित तुल्य जलवायु प्रदेश, ये वे प्रदेश हैं जहाँ शीत ऋतु की प्रधानता रहती है। हालांकि ग्रीष्म ऋतु भी वहाँ होती है, लेकिन शीत का प्रधानता विशेष रूप से है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश कहा गया। फिर हम देखेंगे शीत कटिबंधीय जलवायु। मैंने आपको बताया था कि इसका विस्तार 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, इसलिए यहाँ टेंगा और टुंड्रा तुल्य जलवायु भी देखने को मिलती हैं। तो कुल मिला के हमने ये जो 4 भाग इसके देखे, उष्ण कटिबंध, गर्म शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इनमें कुल मिला के 13 जलवायु प्रदेश बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु। एशिया महाद्वीप की स्थिति जैसा कि मैंने आपको बताया 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से लेकर के उत्तरी गोलार्ध में 80 डिग्री उत्तरी तक है, यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ एशिया महाद्वीप की स्थिति देखने को बनती है।
दिन भर यहाँ जो इसमें प्रमुख रूप से आते हैं वे एशिया महाद्वीप के पूर्वी द्वीप समूह है, इसी अवस्थिति को में प्रमुख रूप से ये आते हैं। और इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस हैं, सुमात्रा, जावा जो इसके द्वीप हैं, सिंगापुर है, ये प्रदेश प्रमुख रूप से भारत के संदर्भ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भी इसी जलवायु प्रदेश में देखने को हमें मिलते हैं। तो ये भूमध्य रेखीय जलवायु वाले प्रदेश हैं। प्रतिदिन यहाँ वर्षा होती है, दोपहर के बाद में प्रचुर वर्षा यहाँ होती है, तापमान भी उच्च रहते हैं और ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी से दक्षिणी अक्षांश तक पाया जाता है। वार्षिक जो औसत तापमान है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से रहता है और दैनिक तापांतर है वह 31 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दैनिक जो तापांतर है उसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आता है। यहाँ लगभग ग्रीष्म ऋतु का अभाव होता है और रात ही यहाँ देखी जाए तो अपने आप में सर्द काल है और दिन है वही एक प्रकार से ग्रीष्म काल है। मुश्किल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर जो होता है, दैनिक तापांतर होता है, वो सामान्य रूप से अगर देखा जाए सामान्य परिस्थितियों में तो 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा वेरिएशन यहाँ देखने को नहीं मिलता है। यानी कुल मिला के ये 31 डिग्री 31.5 डिग्री के आसपास से लेकर के 26 डिग्री के बीच का जो है रेंज, यही यहाँ दिन और रात के क्षेत्र में देखने को मिलती है। एवरेज टेम्परेचर मैंने बताया 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ रहता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि एशिया महाद्वीप में भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, तो आप इसको कंसेप्ट के रूप में समझ गए हो कि भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र है वहाँ इस प्रकार की क्लाइमेट पाई जाएगी। क्लाइमेट कैसी होगी उसकी गुणधर्म मैंने आपको बताया। दूसरे नंबर पे हम चर्चा करते हैं मानसूनी जलवायु प्रदेश। जो मानसूनी क्षेत्र में आते हैं इसमें प्रमुख रूप से आप देख सकते हो मानसूनी जलवायु प्रदेश में जो आने वाले हैं उसमें भारत सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा भारत है, म्यांमार है और कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और चीन का जो भाग है उसमें दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है, थोड़ा सा वो भाग इसमें आते हैं। फिलीपींस के भी कुछ भाग इसमें शामिल हैं, श्रीलंका इसमें शामिल है। तो ये वाले प्रदेश हैं जो अपने मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। मानसूनी जलवायु में एक मौसम विशेष में वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो यहीं होती है और विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान भी इसी मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित हैं। तो ये हो गई मानसूनी जलवायु प्रदेश की। कौन से प्रदेश आते हैं मैंने आपको ये भी बताया, जिसमें एक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, दक्षिणी चीन, जापान, फिलीपींस, ये वाले प्रदेश हैं और मानसूनी जलवायु यहाँ पाई जाती है। और विश्व में सबसे विशेष रूप से जो मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है वह केवल एशिया महाद्वीप में इसी प्रदेश में देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पे हम चर्चा करते हैं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। मैंने बताया था महाद्वीपों में 20 डिग्री से 30 डिग्री जो अक्षांश हैं उनमें, और विशेष रूप से महाद्वीपों के पश्चिम भाग में हमें डेजर्ट देखने को मिलते हैं, उष्ण डेजर्ट, हॉट डेजर्ट जो है। तो अब आप समझ सकते हो कि हमारे जो महाद्वीप की स्थिति है उसमें डेजर्ट कहाँ मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग, जिसमें अरब में सीरिया, इराक, भारत का मरुस्थल है, पाकिस्तान वाले कुछ क्षेत्र हैं, तो वहाँ डेजर्ट की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तापमान यहाँ ग्रीष्मकाल में काफ़ी अधिक उच्च देखने को मिलता है, शीतकाल में तापमान कई बार बहुत ज़्यादा नीचे भी गिर जाता है। दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देखा था अभी आपने कि भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है वहाँ तापांतर, दैनिक तापांतर बहुत कम, और यहाँ दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा, वहाँ लगभग 5 से 6 डिग्री दैनिक तापांतर था। और उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में आप देख सकते हो कि लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये दैनिक तापांतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड 20 के आसपास यहाँ पहुँच जाते हैं। तापांतर में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलती है। जो ग्रीष्मकालीन रातें होती हैं वो रात में ठंडी होती हैं, दिन में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुँच जाता है और रात्रि का तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है। चौथे नंबर पे हम इसमें देखेंगे कि भूमध्य सागरीय, पहले वाला जो हमने जिक्र किया था वो भूमध्य रेखीय था, यहाँ हम भूमध्य सागरीय का जिक्र करेंगे। ये एक क्षेत्र विशेष के नाम पे जलवायु का नामकरण किया गया है। भूमध्य सागर और उसके आसपास के जो प्रदेश हैं वहाँ एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। उस प्रकार की जलवायु विश्व में जहाँ भी देखने को मिलती है उसको हम भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जानते हैं। तो इसमें वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है और वर्षा जो होती है वो जाड़े के समय में होती है और ग्रीष्मकालीन यहाँ शुष्क होता है। ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश, ईरान विशेष में पाई जाने वाली जो जलवायु है उसको विश्व स्तर पे ईरान तुल्य जलवायु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये विश्व में ईरान और अन्य स्थानों पे भी देखने को मिलती है। वर्षा यहाँ सर्दियों में होती है
और वर्षा का वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर के लगभग है। वर्षा का अधिकांश भाग बर्फ के रूप में ही होता है। वर्षा की कमी के कारण इस जलवायु के प्रदेश शुष्क रहते हैं। ईरान तुल्य जलवायु जो है वह सामान्यतः शुष्क जलवायु है। जो भी वर्षा होती है हिम के रूप में होती है और केवल विशेष रूप से ये सर्दियों में थोड़ी बहुत यहाँ वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। ग्रीष्मकालीन लगभग यहाँ शुष्क रहता है। ईरान, इराक और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र जो उत्तरी भाग है वे इस ईरान तुल्य जलवायु के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं तुरान तुल्य जलवायु। इस प्रकार की जलवायु एशिया के आंतरिक भागों में देखने को मिलती है, जहाँ जलवायु बड़े विषम प्रकार की उच्च क्लाइमैक्स स्टेज की देखने को मिलती है। यहाँ सर्दियाँ बड़ी कठोर होती हैं और तापमान हिमांक से भी नीचे वहाँ चले जाते हैं। वर्षा प्राय नहीं के बराबर होती है। सर्दियाँ पूर्णतः शुष्क होती है। कुछ जो वर्षा होती है वह केवल गर्मियों में हल्की फुल्की वर्षा होती है। 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास कुछ वर्षा हो सकती है। तो तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश का मतलब एशिया महाद्वीप के वे आंतरिक क्षेत्र जो पर्वत श्रृंखला वादी से घिरे हुए हैं। वर्षा लगभग शून्य या बहुत कम जिसको कह सकते हैं, शून्य से मतलब हम मेरा 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो वर्षा होती है। और चीन तुल्य जलवायु। इस प्रकार की जलवायु मध्य व उत्तरी चीन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें दक्षिणी कोरिया, जापान द्वीप समूह आदि में जो जलवायु पाई जाती है उसको हम चीन तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं। यहाँ अच्छी प्रकार की वर्षा होती है। यह लगभग पूर्वी भाग में स्थित है हमारे एशिया महाद्वीप के। वहाँ के जो रीजन है वो उसमें आते हैं। वर्षा का औसत लगभग 100 सेंटीमीटर है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं वो इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं और जिनको हम यहाँ टाइफून के नाम से जानते हैं। तो चीन तुल्य जो जलवायु प्रदेश है वहाँ चक्रवाती वर्षा देखने को मिलती है। मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश। एशिया महाद्वीप में जो मंचूरियाई प्रदेश है चाइना का, उस में जो पाई जाने वाली जलवायु है उसके आधार पर इसको हम मंचूरिया तुल्य जलवायु कहते हैं। और जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में थोड़ी अधिक यहाँ तापमान रहता है। इसमें हम प्रमुख रूप से मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और सखालिन द्वीप, जापान आदि के कुछ क्षेत्र वहाँ पाई जाने वाली जलवायु को इसमें शामिल करते हैं। वर्षा शरद ऋतु में चक्रवातों के द्वारा भी यहाँ होती है। वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ देखने को मिलता है। तिब्बत तुल्य जलवायु, ये आपको पता है तिब्बत में पाए जाने वाले जो क्षेत्र की जलवायु है उसके आधार पर इसको हम तिब्बत तुल्य जलवायु के नाम से जानते हैं। वर्षा गर्मियों में यहाँ अधिक होती है और सर्दियों में वर्षा बर्फ़ के रूप में यहाँ होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ देता है। उसके अलावा अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश जो है, अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश में वर्षा जल तथा बर्फ़ दोनों के रूप में देखने को मिलती है। वर्षा गर्मियों में अधिक होती है। वर्षा का औसत लगभग 100 सेंटीमीटर है। अल्टाई एक पर्वतीय क्षेत्र का जिक्र भी हमने किया था। वो भाग जो है चीन के आंतरिक भाग ही आते हैं, लेकिन यहाँ बरसात जो होती है उसका मैंने आपको बताया। गर्मियों में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है। सर्दियाँ बड़ी कठोर और लंबी होती हैं और सर्दियों में -25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान चले जाते हैं, यानी माइनस में यहाँ तापमान चले जाते हैं क्योंकि ये उच्च क्षेत्र हैं। उच्चाउच्च की दृष्टि से जो तापमान काफ़ी अधिक है एक साथ गिर जाते हैं। अब हम जिक्र करेंगे प्रेरित तुल्य जलवायु प्रदेश। ये क्रम संख्या की दृष्टि से 11वां प्रदेश है और प्रेरित तुल्य जो जलवायु प्रदेश है जिसका वार्षिक वर्षा जो है वो बहुत कम, यहाँ लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये प्रेरित तुल्य जो जलवायु प्रदेश है एशिया के स्टेपी घास के प्रदेश हैं जहाँ बरसात कम होती है। वन कम और घास प्रदेश जहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये कृषि की दृष्टि से अच्छे प्रदेश माने जाते हैं। पशुचरण के लिए विशेष रूप से इनका महत्व है और ये साइबेरिया और मंगोलिया में घास के मैदान है जहाँ पशुचरण विशेष रूप से किया जाता है। उस क्षेत्रों में मिलने वाली जो जलवायु है उसको प्रेरित तुल्य जलवायु के नाम से जाना जाता है। अब हम जिक्र करेंगे टेंगा तुल्य जलवायु। ये टेंगा तुल्य जो जलवायु है ये उच्च अक्षांशों में देखने को मिलती है। तापमान बहुत ज़्यादा शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं और यहाँ तक कि तापमान शीतकाल में -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाते हैं। विश्व का सबसे ठंडा जो स्थान बर्फोयांशक है इसी क्लाइमेट में देखने को मिलता है। वार्षिक वर्षा ज़्यादातर हिम के रूप में देखने को मिलती हैं। 50 सेंटीमीटर यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत है और कुछ वर्षा यहाँ गर्मियों में भी देखने को मिल जाती है। टेंगा तुल्य जो वर्ष में अधिकांश समय जो हिमाच्छादित रहता है उस प्रदेश को हम टेंगा तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं। और अंत में हम जिक्र करेंगे टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश का। संसार का सबसे ठंडा उत्तरी जो शीत ध्रुवीय प्रदेश है उसको हम टुंड्रा तुल्य यानी टेंगा तुल्य से उच्च अक्षांशों में पाई जाने वाली जो स्थिति है उसको हम टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं। तापमान यहाँ -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक
पहुंच जाते हैं शीतकाल में, और ग्रीष्मकाल में जो तापमान होते हैं वो 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास देखने को मिलते हैं। वार्षिक वर्षा का औसत 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ देखने को मिलता है। समय काफ़ी कम मिला अपने को इस टॉपिक के लिए। आगे आने वाले जो टॉपिक होंगे उसमें इसका हम और जिक्र करेंगे। आपको वीडियो सुनने के लिए